Assalamu alaikum. Welcome to Paisa Bolta Hai with Anjum Ibrahim. Inflation rate is edging towards double digits. Last count जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ की थी वो थी 9.4%, 9.41% थी और ये एक मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न है और होनी भी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के लिए. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो नए उनके जो एडवाइज़र हैं ऑन फाइनेंस डॉक्टर अभिषेक उनको भी रिपोर्टेडली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने इन्फ्लेशन का ख्याल रखना है और उन्होंने मॉनिटरिंग लोगों की जो मॉनिटरिंग जो कमिटीज़ हैं वो भी बनाई हैं ताकि प्राइसेस शुड बी केप्ट इन चेक. यानी कि बेसिकली आई थिंक वो यही कर सकते हैं कि प्रॉफिटियरिंग ना हो. देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच ही कैन कंट्रोल प्राइसेस थ्रू मॉनिटरिंग. आज हम इसी को डिस्कस करेंगे क्या कॉजेज़ हैं इन्फ्लेशन के. हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन करें डॉक्टर सलमान शाह साहब. ही हैज़ टू लीव, ही हैज़ अ प्रीवियस एंगेजमेंट से बात उनके व्यूज़ ले लेंगे. स्टूडियो में दो बिजनेस रिकॉर्डिंग अहम तरीन रिपोर्टर्स हैं. एक आज़ाद साहब हैं, अब्दुल रशीद आज़ाद साहब, Pakistan Bureau of Statistics and evaluates and checks the market. और उनके साथ ज़हीर अब्बासी साहब हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कवर करते हैं. जी डॉक्टर साहब, अगर आप बता सकें हमें कि what do you think are the main reasons for this inflationary spiral at present? जी अंजुम, आई थिंक प्राइमरी रीजन तो इस वक्त इट्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आपकी डॉलर डिवैल्यूएशन के साथ लिंक्ड है और डॉलर आपको पता है डिवैल्यूड क्वाइट सब्सटेंशियली एंड दैट इज नाउ फ्लोइंग थ्रू द एंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. और दूसरा इसके साथ कपल्ड विद दैट इज द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज व्हिच इज हैपनिंग all over the world also and उसका पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट है. तीसरी चीज ये है कि जो हम बिजली की, गैस की, दूसरी चीजों की कीमतें रोक के बैठे हुए थे एंड वी वर बिल्डिंग अप द सर्कुलर डेट इन द प्रोसेस. वो अब कीमतें जो हैं वो ऊपर गई हैं और ताकि टू कंट्रोल द सर्कुलर डेट बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली inflationary impact आता है and that is also contributing to it. And consumer price index में I think इस वक्त food prices की भी वो because food is dependent on the supply of different commodities तो वो seasonal impact भी इसमें है. लेकिन I don't think that this is something pervasive in terms of that this is due to excessive demand and shortfall in supply और ये one time increase जो है Japan से filters through the economy, then I think inflation should be under control and particularly अगर oil prices. कब तक आप ये एनविच करते हैं डॉक्टर साहब, कब तक कंट्रोल में आ जाएंगे आपका ख्याल में? I think the original जो pass through हुआ है energy prices का वो further अगर उसमें हो क्योंकि अभी भी circular debt जो है वो काबू में नहीं है. जी डॉक्टर साहब, it's over 1.5 trillion rupees. Plus the main thing is कि उसका बढ़ना जो है वो कम से कम रुकना चाहिए. It should not increase. Right. So I think as a first gap तो ये है कि इतनी prices energy होनी चाहिए कि circular debt should not increase and gradually it starts to decrease. सही. So I think कि वो उसका एक second round अगर आया energy prices का तो वो फिर पूरा filter करेगा economy के through. Okay. And then I think that ultimately local prices are also affected by the support price for wheat and support price for products. So other major crops, crops की जो support pricing है वो भी inflation को खासा impact करती है. So we'll have to see कि अब wheat का क्योंकि crop थोड़ा बहुत damage भी हुआ है. So what is the government policy on that? What would be the government support policy for sugarcane or cotton, the major crops? All of these will contribute towards that. Okay. I think अभी तक क्योंकि मनी सप्लाई की इंक्रीज जो है उतना इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि खासी सबड्यूड डिमांड चल रही है मार्केट्स में. पीपल आर नॉट बाइंग दैट मच
اینڈ وہ والا امپیکٹ اتنا نہیں ہے جتنا یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں in energy prices and dollar devaluation. Okay, Dr. Sahab, one final question before we let you go. Could you give an assessment کہ اگر ہم انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو آپ نے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا ہے, دس از ون آف دا میجر کنسرنس, شوڈ بی آر کنسرن ایز ویل, تو اس سے کتنی اور پرائسز بڑھ سکتی ہیں اور کتنا آپ پروجیکٹ کرتے ہیں؟ بیکاز آبویسلی فنڈ کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں بیکاز آف دا امپیکٹ اور بیکاز آف دا کنڈیشن ٹو ریز ٹو مطلب ہے کہ کاسٹ ریکوری ضرور ہو یوٹیلیٹیز کی, اس سے پرائسز تو بڑھیں گی. It will depend on کہ جو 1.5 ٹریلین کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو آپ کیسے واپس کریں گے. That will depend on whether you park it somewhere and then do a bond of some sort جس کو آپ gradually pay. ڈاکٹر صاحب ایک دو بانڈس آلریڈی یہ ایشو کر چکے ہیں میرے خیال میں یہ پریزنٹ گورنمنٹ. جی ایک کر چکے ہیں but that was a small amount. جی So it will depend on how much of it is in prices. جی سے آپ نے نکالنا ہے how much you are going to put on the taxpayer. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کے ہوئے وہ because the bond کی بھی جو ریپیمنٹ ہوگی وہ ادھر پرائسز سے ہوگی یا ٹیکس پیئر سے ہوگی. صحیح صحیح. All we are going to do اور ٹیکس پے پہ ڈاکٹر صاحب ہوگی تو ان کی جو انکم ہے وہ obviously it will erode in value, right, in what purchasing power. تو وہ بھی تو actually tax, I mean the more taxes you collect the higher is the drain of people's purchasing power. اگر یہ کیونکہ بجلی تو I mean every Pakistani is actually going to be paying for that. So I think کہ وہ ابھی اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ چلیں گے اور IMF جو ہے وہ rather have it done quickly than extend it over a long period of time. بیکاز جتنا وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اتنا ہی وہ پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اٹ کین ود اسٹینڈ دا پولیٹیکل پریشر لیس اینڈ لیس بیکاز جتنی زیادہ وہ جو ٹرانچز ہو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آئی اپریشیٹ یور کمنگ اینڈ وی آر گریٹفل ٹو یو ایز آلویز. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم جائیں گے آزاد صاحب کے پاس اینڈ وی وڈ لائک ٹو, جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ کیا کیا فگرز تھے, فگرز انہوں نے مینشن نہیں کیے. وی آر ناؤ گوئنگ ٹو فوکس آن دا فگرز. پہلی تو بات یہ ہے آزاد صاحب کہ آپ ہمیں بتائیں کہ فارن ایکسچینج جو ہمارا روپی ڈالر پیرٹی ہے وہ لیٹس سے کتنا تھا مئی میں جب پی ایم ایل نواز گئی تھی. آئی اسیوم اٹ واز واٹ 115. جب پی ایم ایل نواز نے گورنمنٹ چھوڑی تب یہ 115.5 تھا. جی, اور 115.5 تھا. اور جب مفتاح اسماعیل صاحب نے لیا تھا تو انہوں نے بھی 2 دفعہ ڈپریسیشن کی تھی آن دی ایکسپریس ریکمنڈیشنز آف دا فنڈ مشن, 2 دفعہ آئے تھے. تو اس سے پہلے جب ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے, جب جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا ریٹ, اس وقت 105 تھا. سو انہوں نے 105 سے 115.5 پہ لے گئے تھے مئی کے اینڈ تک. کیئر ٹیکرز کہاں تک لے گئے تھے؟ کیئر ٹیکرز 130 تک لے کے گئے تھے لیکن پھر واپس 124-25 پہ لے آئے تھے. اگست کی 20 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا ایز پرائم منسٹر. اس کے بعد پھر جب وہ آئے تھے آج اپریل میں 142 ہو گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ پی ایم ایل نواز کے اس سے تو 40 23% ڈپریسیشن ہوئی ہے. اور اگر ہم کیئر ٹیکرز کے پوچھیں کہ جی 125 to 142 تو وہ تو اس سے بھی کم ہوئی ہے. جی اوکے. سو اسینشلی جو لوگ کہتے ہیں 30% ہوئی ہے یا 35% ہوئی ہے, سو دیٹ از not quite a right assessment because where the caretakers left is where we have to compare the PTI government's performance. جی, تو یہ ہو گیا آپ کی کرنسی ریٹ ہو گئی. اس سے ہم نے امپورٹڈ انفلیشن جو تھی وہ had a major impact on our basic essentials. کیونکہ oil کی price جو تھی certainly cooking oil petrol جو ہے وہ بڑھ گیا because اس کی انٹرنیشنل پرائز بڑھی تھی. کوکنگ آئل جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا ویزا وی دا روپی. تو یہ اب آپ کچھ فگرز مینشن کریں جو بیسک آئٹمز جو بالکل they touched very high limits. گزشتہ مارچ 2018 سے لے کے یہ اب تک جو
टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ सरकारी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो तकरीबन और ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट है ये ECC इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसके डॉक्यूमेंट्स जो शेयर हुए थे मीटिंग में, वो कह रहे हैं कि टमाटर जो है उसकी जो प्राइस राइज हुई है फ्रॉम मार्च 2018 टू मार्च इस साल इट वाज हाउ मेनी परसेंट, ये 214% ज्यादा बढ़ा है। ये अब कुछ बेहतर हुआ है बिकॉज ऑफ द सप्लाई। वो जो जिन्होंने कहा था, जो अगेन जो हमें उन्होंने बताया था डॉक्टर साहब ने कि सीजनल एडजस्टमेंट तो होती है जी। और दूसरा जो एक बहुत ही अहम किरदार हुआ है, आम अशिया की जो कीमतें बढ़ी हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है। और जब कराची से चीज़ें अपवर्ड आती हैं तो वहाँ से पहले जो ट्रक 40,000 रुपये लेता था तो अब वो 60,000 लेता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ट्रांसपोर्ट, वही हमने कहा ना कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो उससे ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है। व्हाट अबाउट द रेट्स ऑफ टैरिफ्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस? बिजली के बिल और जो गैस के बिल हैं, गैस के बिलों में बिलखुसूस काफ़ी जो इजाफा हुआ है एज कम्पेयर विद। कितना हुआ है? ये PTI की गवर्नमेंट ने एज कम्पेयर विद PMLN गवर्नमेंट कोई गैस की कीमत में कोई 40% इजाफा किया कमर्शियल सार्फिन के लिए। कमर्शियल सार्फिन के लिए कि ऑल दोज अबव, और जो ऑल दोज अबव 300 यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी काफी किया है। जी। और दूसरा जो है घरेलू सार्फिन है उनका जो पहले नहीं वो तो कांस्टेंट रखा है ना, वो अप टू 300 यूनिट, अप टू 100 यूनिट्स बिजली का कांस्टेंट है और गैस का काफी बढ़ा दिया है। गैस का पहले अप टू 300 यूनिट्स बिजली का वही रेट है इफ यू कंज्यूम अप टू 300 यूनिट्स। गैस का जो है फ्रॉम अप टू 300 यूनिट्स पहले 600 था, अब 780 कर दिया। दैट्स सिग्निफिकेंट डिक्रीज। और जो अबव 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं और गैस भी यूज करते हैं, दे हैव विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज। और वो जायज है मेरा ख्याल में, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी टू पे जी। और कमर्शियल रेट्स बढ़ गए हैं तो दुकानों के किराए बढ़ गए हैं, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आता है। ज़ाहिर है वो जो दुकानदार ये सारी चीजें। कैन वी हैव अ डिस्कशन ऑन द पेट्रोल ऑन द द मेडिसिन प्राइसेस? मेडिसिन की प्राइसेस गवर्नमेंट ने ECC ने जो एक इजाज़त दी थी, PMLN की गवर्नमेंट वो ECC में लगी, PTI की गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी दी थी। तो अब जो बाज़ दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में कोई 300% तक भी इजाफा हो गया है। आपने तो एक सर्वे भी किया था जी। तो और उसकी वजह क्या है? इंक्रीज इन रॉ मटेरियल की अगेन वो इंपोर्ट करते हैं और वो डॉलर रुपी पैरिटी का वो भी इट इज हॉस्टेज टू दैट। और ये जो आप लाए थे ECC का जो डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हैं, तो इट वाज आल्सो स्टेटेड that price जो है वो medicines had not been raised since 2001। तो वो भी फिर अगर आपने प्राइसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना है तो ऑब्वियसली they will suddenly explode जब or else they'll go out of business. We won't have prices, we won't have medicines. बाज़ दवाइयों की कीमतें इन्होंने बढ़ाई थी, लेकिन वो हार्डशिप डिक्लेयर की हुई हैं। हार्डशिप हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ इन्होंने डिक्लेयर की हैं जिनको टर्म दी हुई है लाइफ सेविंग ड्रग्स। लेकिन बाज़ जो दवाइयों की कीमतें 2002 से बढ़ी ही नहीं थी, बस इधर 2001 उन्होंने लिखा हुआ है, बट दिस इज द ECC डॉक्यूमेंट जी। तो अब जब गवर्नमेंट ने इजाज़त दी उन्हें, तो उन्होंने सबकी क्रॉस द बोर्ड जो दवाइयाँ हैं उन सबकी कीमतें बढ़ा दी। किन्होंने? फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है? तो उन्होंने मंजूरी दी। उन्होंने मंजूरी दी है, तो फिर इनको मिनिस्टर को क्यों निकाला? मिनिस्टर तो क्यों निकाला? जिस ये तो नवाज शरीफ साहब पूछेंगे क्यों निकाला। खवातीन हज़रात, we'll take a short break here, please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी सर, क्यों निकाला उनको, हेल्थ मिनिस्टर को? उन पे इल्ज़ामात हैं कि ये दवाइयों की जो कीमतें बढ़ी हैं इनके पीछे उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ओके, बट देयर इज नो एक्चुअल प्रूफ राइट नाउ।
there is no proof, but this जी, is what जी, ऐसा ही। this is an allegation. Allegations हैं। इनके ऊपर कोई केस रजिस्टर हुआ है अभी तक? प्राइम मिनिस्टर ने तहकीकात को हुक्म दिया। हुक्म दिया। ओके, लेट्स कम टू अब्बासी साहब, आप तो फाइनेंस कवर करते हैं। जी सर, व्हाट इज द मैक्रो पिक्चर? व्हाई डू यू थिंक दैट प्राइसेस आर राइजिंग? इज देयर अनदर रीजन दैट डॉक्टर साहब ने नहीं मेंशन किया? इस वक्त जो एक और जो फैक्टर है वो ये है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो अनसस्टेनेबल लेवल तक है। वो इन्होंने प्रोजेक्शन हो रही है जी, प्रोजेक्शन 4.5, 4.3, 4.5 तक थी। नहीं, जो बजट किया था पिछली गवर्नमेंट ने, और लेट्स बी ऑनेस्ट, पीएमएल नवाज का जो बजट था दैट वाज इलेक्शन ईयर बजट, तो जो उन्होंने जो प्रोजेक्शन की थी दैट वाज अंडर 5%, राइट? 4.3% थी। 4.3%, and that was totally not going to be achieved, totally unrealistic था। But having said that, असद उमर साहब ने जब तक वो थे, 5.8 किया है, इन्होंने 5.8 किया था, बट ही नेवर स्पेसिफाइड कि कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना एग्जैक्ट बजट डेफिसिट होगा इन द 2 सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल्स दैट ही रिलीज। फाइनेंस मिनिस्ट्री कभी ना कभी कर देती थी कि जी हाँ जी इतना होगा, बट नाउ द IMF हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच? ओवर 6% तो उन्होंने किया हुआ, 7.2%। IMF has projected 7.2%. 2%, लेकिन ये कह रहे हैं कि 8% से भी बिलो हो जाए तो बड़ी बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ऑफ रिकॉर्ड वो लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मैसिव शॉर्टफॉल है जो टैक्स कलेक्शन में है और बाकी डिफरेंट एड में, और एक्सपेंडिचर जो है वो रनिंग रफ शॉर्ट, बिकॉज ये जो सेकंड सप्लीमेंट्री बिल था जी उसमें तो 140 बिलियन का वो था, रिलीजेस थी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, और जो इन्होंने डिफेंस को 22% ज़्यादा देन बजटेड किया था टिल दिसंबर। दिस इज बिफोर द पुलवामा इश्यूज दैट वर रेज, और करंट एक्सपेंडिचर जो है वो बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दे हैव कंट्रोल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू सम, उसको तो काफी कट किया, लेकिन फिर भी दैट हैज इंप्लिकेशंस ऑन ग्रोथ रेट, दैट वुड हैव। और फिर ये गवर्नमेंट जो है बारो कर रही है स्टेट बैंक से, रिकॉर्ड बारोइंग की है इन्होंने जो 3.5 बिलियन की, और वो एक इन्फ्लेशनरी है, हाईली इन्फ्लेशनरी पॉलिसी होती है जो ये होती है फाइनेंसिंग, ये तो क्योंकि देयर इज टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये विजिबल नहीं है उनके लिहाज से, बट आई थिंक ही सेड दैट। फिर इनकी कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है कि इस चीज़ को किस तरह, अभी तक तो कोई नहीं नजर आई कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। सो ये एक with Dr. Hafiz Sheikh, one would hope that they would take appropriate measures to contain the budget deficit, और अगर ख़वातीन हज़रात अगर वो बजट जो है वो it is vetted by the IMF and assuming that we go on the fund program, तो वो जो बजट डेफिसिट के जो 3 साल के स्पेसिफिक टाइम बाउंड स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, और वो किस तरह होते हैं, whether they can cut current expenditure which seems highly unlikely because अभी तक तो कोई उसके वो आसार नज़र नहीं आए, can they raise revenue that has to be from existing sources, and those existing sources are inequitable, they are not fair taxes, they are anomalies बहुत ज़्यादा हैं taxes में, तो वो अलहदा उनका इशू होगा। क्या डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं वो कामयाब होंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए? इफ़ यू आर ऑन अ फंड प्रोग्राम ही विल हैव नो चॉइस, और अगर वो कर भी लेते हैं तो आई थिंक ही विल probably land up being the most unpopular finance minister ever. I'm not sure whether the Prime Minister will allow him to go that far, but I think अगर वो कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये we will be on the path towards some form of economic recovery for the next within the next 2 to 3 years. इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।